एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर की राइटर है अनीस जुंग और ये दो चैप्टर है इनकी एक बुक में से लिया गया है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसमें उन्होंने यानी कि जो पूरी ये बुक है ना इनकी, उसमें उन बच्चों के बारे में बताया जिनसे उनका बचपन छिन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे जिन्हें जो है पढ़ने लिखने की जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और उनको चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, कभी किसी टी स्टॉल पे काम करना पड़ रहा है तो कभी कहीं काम करना पड़ रहा है जस्ट टू अर्न सम मनी, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि पूरा परिवार चल सके, तो बच्चे भी काम करते हैं। तो आज हम दो बच्चों के थ्रू ये कहानी जानने वाले हैं। पहला बच्चा है हमारा साहिब। ये जो बच्चा है साहिब, ये एक रैक पिकर है। रैक पिकर मतलब गाइस ये कूड़ा बीनता है और ये कहाँ रहता है, ये रहने वाला है सीमापुरी का। दिल्ली के बिल्कुल किनारे पे जो सीमापुरी पड़ता है ना, वहां पे ये वहां का रहने वाला है। दूसरे वाले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे फिरोजाबाद की बैंगल फैक्ट्रीज के बारे में। पता है तुम्हारे को, फिरोजाबाद के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बैंगल फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है कांच को पिघालते हैं, इतना डेंजरस काम करते हैं और उससे कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं जो पूरे इंडिया में सारी लेडीज पहनती हैं। और हमारी कंट्री में लॉ भी बन चुका है कि बच्चों को ऐसे खतरनाक जगह में काम करने नहीं देना, बट फिर भी वो इन्फोर्स नहीं हो रहा और वो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। तो दोनों के ही बारे में हम पढ़ेंगे, पहले साहिब के फिर मुकेश के। तो स्टार्ट करते हैं हम साहिब की कहानी। तो सबसे पहले हमारी ऑथर बताती है कि मेरा जो मोहल्ला है ना, मेरे मोहल्ले में मैं बाहर जब रोज सुबह देखती थी तो कुछ बच्चे आते थे सुबह सुबह कूड़े का थैला उठा के अपनी कमर पे और कूड़ा बीनते थे और चले जाते थे दोपहर तक, ऐसा होता था। तो एक दिन मेरे मन में क्यूरोसिटी आई कि मैं जाके इस बच्चे से बात करती हूँ। तो मैंने उस बच्चे से जाके बात करी। अभी तक इनको इस बच्चे का नाम नहीं पता था, बट ऐसे मतलब वो हमें बता रही है ना कि वो बच्चा साहिब था। इन्होंने डायरेक्टली नहीं पता था नाम, ऐसे ही एक बच्चा जा रहा है, इन्होंने पूछा उससे बेटा तुम ये क्यों करते हो, ये क्या कर रहे हो तुम, व्हाई डू यू डू दिस। ये सीधा जाके उस बच्चे से ये पूछती हैं कि तुम कूड़ा क्यों बीन रहे हो यहाँ पे आके, वो ये पूछती हैं। तो वो बच्चा देखो क्या जवाब देता है। ये बच्चा है, ये कौन है, ये साहिब ही है। ये कहता है कि मैम मेरे पास कुछ और करने को नहीं है तो मैं क्या करूँ। इधर उधर देखता हुआ वो जवाब देता है। तो वो कह रही मैंने ऐसे ही एक मिनट को अपने दिमाग में सोचा, मैं कहा तुम जो है स्कूल चले जाओ, स्कूल जाके पढ़ाई कर लो। तो फिर कह रही मुझे बोल के ही अजीब लग गया कि मैंने इसे क्या हॉलो एडवाइस दे दिया कि स्कूल होता तो बेचारा चला ही जाता ना, आसपास में स्कूल हो गए नहीं, गवर्नमेंट के बनवाए ही नहीं इनके यहाँ पे स्कूल जो वो जाके पढ़े। तो वो बच्चा भी यही रिप्लाई करता है, दे डिडंट बिल्ड वन, उन्होंने नहीं बनवाया। उन्हें कौन, गवर्नमेंट ने बनवाया ही नहीं है सरकारी स्कूल, अगर बनवाएंगे तो मैं वहाँ जाके पढ़ लूँगा। ऐसे वो उन्हें जवाब दे देता है। अब ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है, मैंने आपको बता दिया सीमापुरी का है। बट ये ओरिजिनली जो है ना, ये इसकी पूरी फैमिली, इसकी मम्मी ने इसे बताया है कि ये लोग पहले ढाका में रहा करते थे। नाउ वेयर इज ढाका, ढाका है बांग्लादेश में, ठीक है। इन लोगों के जो बड़े बड़े खेत थे, वो जो स्टॉर्म आया ना, यानी कि जब वो आई आंधी तूफान आया तो खेत खराब हो गया। अब इनके खेत में अनाज नहीं आ पाता था तो ये लोग फिर जो है दिल्ली आ गए, जैसे कि रेफ्यूजीज बन के ये लोग दिल्ली आ गए। बांग्लादेश वॉर के समय पे भी बहुत सारे रेफ्यूजीज आए थे, तो मेनी लिव इन सीमापुरी, दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे वो रहते हैं और उन्हीं में से साहिब एक है, ठीक है। तो ये और इसके और भी बहुत सारे बच्चे जो है ये कूड़े का बैग लेके आके कूड़ा बीनना शुरू कर देते। अब ऑथर उसे कहते बेटा अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो पढ़ने आओगे। भाई उसकी तो आंखों में चमक आ गई, वो बहुत खुश हो गए, कहते हैं हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा पढ़ने के लिए, ठीक है। कह रही अब कुछ दिन बीत गए, एक दिन मैं निकल के जा रही तो ये मेरे पास भागता हुआ आ गया साहिब, ठीक है, कूड़े का बैग हाथ में था और मुझे आके कहता है कि आपका स्कूल बन गया क्या, इज़ योर स्कूल रेडी। क्यों पूछ रहा है वो इसे स्कूल रेडी, उसको तो उम्मीद मिल गई ना कि ये मैम स्कूल खोलेंगी तो मैं पढ़ लूँगा, मतलब उसका मन तो है पढ़ने का, बट ही इज़ नॉट गेटिंग अ राइट अपॉर्चुनिटी क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके एरिया में स्कूल नहीं खुलवा रखा। तो वो कह रही मुझे बड़ी शर्म आई कि मैंने ये बच्चे को झूठा वादा कर दिया था उस दिन। फिर वो उसको जवाब देती थी कह रही नहीं बेटा इतना समय लगता है, जल्दी नहीं हो जाते ये स्कूल बनना, बड़े बड़े काम होते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और कह रही एक बार को मुझे बुरा लगा कि मैंने बच्चे को झूठी उम्मीद दी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ऐसा तो इन लोगों के साथ रोज़ होता है, बहुत सारे गरीब लोगों को बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं ड्यूरिंग द पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं पर जो है इतने सारी चीज़ें कि ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन के टाइम पे बाद में कुछ पूरा नहीं होता है। तो यहाँ वो ये कहना चाह रही है। तो वो स्कूल के लिए इतना एक्साइटेड होकर पूछते हैं, स्कूल तो बनना नहीं था, ठीक है। अब कह रही कुछ समय बीत जाता है, एक दिन मैंने पूछा उससे अरे बेटा अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बड़े प्राउडली इतना मतलब ऐसे बोला मेरा नाम है साहिब ए आलम। पूरा नाम क्या था उसका, साहिब ए आलम, ठीक है।
कि जैसे ही उसने अपना नाम बोला ना, तो मैंने सोचा कि क्या इस बच्चे को अपने नाम का मतलब भी पता होगा, और अगर पता चल गया तो इसे यकीन ही नहीं होगा कि अच्छा मेरा नाम ये है। तो क्या होता है साहिब आलम का मतलब? साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का भी लॉर्ड, पूरी दुनिया का राजा। कह रही अब कितना आइरोनिकल है ये चीज़ कि वो बच्चा जिसके ना पैरों में जूते हैं, जूते तक नहीं है इसके पैरों में, ये नंगे पैर घूमते हैं सारे बच्चे, और ये साहिब भी पूरा दिन जो है कूड़ा बीनते रहते हैं, जिसके पास एक वक्त की रोटी खाने के सही से पैसे नहीं होते, उसका नाम क्या है? यूनिवर्स का राजा। ओके, तो काफ़ी आइरोनिकल बात है, बट इस बच्चे को नहीं पता कि इसके नाम का ये मीनिंग है। अब ओवर टाइम रोज इन बच्चों को देखते देखते, खेलते खेलते आसपास में ये कूड़ा बीनते थे, हमारी ऑथर कहती है मुझे एक एक की पहचान हो गई थी, हाँ ये बच्चा है, ये बच्चा, ये बच्चा है। तो कह रही एक दिन सुबह सुबह ये जब मैंने देखा इन्हें, तो मैं इनके पास जाके इनसे बात करने चली गई। सिर्फ साहिब से नहीं, बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे। इनका पता क्या होता था, जैसे सुबह चिड़िया आती है दोपहर में चली जाती है, कि सुबह आते थे कूड़ा बीनते थे, दोपहर तक सारे भाग जाते थे। फिर मैंने गई, मैंने उन्हें बोला तुम इनको, वो क्या बोलते हैं इन बच्चों को, बेयर फुट बॉयज़ की आर्मी, नंगे पैर घूमने वाले बच्चों की आर्मी, ठीक है। तो कह रही मैं उनके पास गई और मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा चप्पल क्यों नहीं पहनी है तुमने, नंगे पैर क्यों हो तुम, चप्पल क्यों नहीं पहनी है? तो वो मुझे जवाब देता कि मेरी मम्मी ने ना शेल्फ पे से उतारी नहीं है, यानी कि अलमारी में कहीं ऊंचा पड़ा है, वो तो उन्होंने उतारी नहीं, अगर वो उतार देती तो मैं पहन लेता। तो वहीं उसके बराबर में एक बच्चा बोलता है कि नहीं आंटी, इसकी मम्मी उतारती भी ना तो भी नहीं पहनता, ये गंदा है, ये नहीं पहनता चप्पल, ठीक है। और फिर तीसरा बच्चा कहता है मेरे को तो शूज़ चाहिए, मेरे को तो जूते चाहिए, मतलब कि उसको आज तक ज़िंदगी में उसने जूते ही नहीं पहने हैं, उसका मन था मेरे को जूते चाहिए, तो वो ऐसे ऑथर को बोल देता है। और एक बच्चे को वो देखती है ऑथर की, उसके पैरों में जूते थे, तो वो 2 अलग अलग रंग के थे, मिसमैचिंग जूते उसने पहन रखे थे। तो जब वो देखता है कि ये देख रही है मेरे जूतों को, तो वो यूँ शर्मा सा जाता है। तो कह रही ये देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इंडिया में बहुत जगह पे घूमी हूँ, और ये चीज़ मैंने काफ़ी जगहों पे नोटिस करी है कि लोगों पे इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छे जूते चप्पल खरीद के दे पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमें एक स्टोरी बताती है उदीपी नाम के टाउन की, जहाँ पे उनका एक दोस्त रहता था और उसने ये कहानी उन्हें बताई थी। ये मतलब मैच नहीं करता हमारे सिनेरियो से, बट फिर भी वो कुछ रियलिटी बतानी है इससे। वो कहती एक बारी की बात है, मेरा एक दोस्त था, एक आदमी था जिसे मैं जानती थी, वो उदीपी नाम की एक जगह में रहता था। अब जब वो दोस्त इनका छोटा था ना, तो उसके पापा जो थे मंदिर के पुजारी थे, ठीक है। अब जब भी वो स्कूल जाता था तो ना वो प्रे करता था भगवान जी से, माता रानी से प्रे करता था कि मुझे ना जूते चाहिए, क्योंकि वो जब पंडित के बच्चे के पास भी, वो कह रही इतना पैसा नहीं था कि वो भी अपने बच्चे को जूते दिला पाए, बहुत पुराने ज़माने की बात है ये, कह रही। तो वो कहता था मेरे को कि मैं रोज़ जो है ना प्रे करता हुआ जाता था गॉड से कि भाई मुझे जूते चाहिए, भगवान जी मेरे को जूते चाहिए, मेरे को जूते दिला दो। कह रही उसके बाद अब काफ़ी सालों बाद, अब तो मेरा दोस्त भी बड़ा हो गया, मैं एक बार फिर उसके उस शहर में गई उदीपी में, तो मैंने देखा अब कोई नया पुजारी वहाँ पे था, नए पंडित थे। तो मैं उनके घर गई, पीछे वहाँ उनके आंगन के अंदर गई, वहाँ पे बहुत सारी प्लास्टिक की चेयर पड़ी थी, फोल्डिंग पड़ी हुई थी। तो तब वहाँ पे एक बच्चा आता है स्कूल का बैग लेके, स्कूल की यूनिफॉर्म में आके अपना बैग फोल्डिंग पे फेंकता है, तो उसने जूते पहन रखे थे स्कूल वाले। तो कह रही तब मुझे रियलाइज़ हुआ चलो इस बच्चे की तो विश पूरी हो गई, भगवान जी ने जो वो तब पूरी करी थी। आज तक पुजारी के पैर, बच्चे के पैर में तो जूते हैं, बट स्टिल बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है हमारी कंट्री की जिनके पैरों में जूते नहीं है। एंड देन शी टेल्स अस कि फिर बाद में इस चीज़ को छुपाने के लिए कि नहीं ये हमारी गरीबी नहीं है, बच्चों को माँ बाप ये कह देते हैं, पेरेंट्स बच्चों को ये कह देते हैं कि ये हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम तो रहते ही नंगे पैर हैं, इवन तो पैसे नहीं है खरीदने के, बट बच्चों को ये कह दिया जाता है कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हम रहते ही नंगे पैर हैं। ओके जी, ओके। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम। अब एक दिन क्या होता है, हमारी ऑथर बताती है कि फिर ना मैं सोचती हूँ कि मैं सीमापुरी होकर ही आ जाती हूँ। सीमापुरी कहाँ, जहाँ पे साहिब रहते हैं और सारे ये बच्चे रहते हैं। तो शी वेंट देयर, वहाँ आते हुए वो जाती हैं। और सीमापुरी एक्चुअली में है का ये दिल्ली के अंदर है, बट कह रही अगर हमें एडवांसमेंट के हिसाब से देखूँ, दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है दिल्ली का, बट सीमापुरी की बात बोलो तो कोसों दूर है यहाँ पे, डेवलपमेंट आना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पे इतनी पतली पतली सी गलियाँ हैं सीमापुरी के अंदर, हर जगह कूड़ा भरा हुआ है, रनिंग वाटर नहीं, यानी कि टूटी में पानी नहीं आता लोगों के घरों में, एक ही टूटी वहीं से सब पानी लेंगे, और ना ही वॉशरूम्स की फैसिलिटी है, सीवेज कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ टीनें डाल रखी हैं, झोपड़पट्टी बना रखी है, और वहाँ पे ये बेचारे जो हैं वो सब के सब रह रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं जो सीमापुरी में रह रहे हैं? ज़्यादातर सीमापुरी में जो लोग रह रहे हैं वो बांग्लादेश वॉर के समय पे, जब बांग्लादेश से वॉर हुआ था तो वहाँ से बहुत सारे रेफ्यूजीज आ गए थे, एंड उनकी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। एंड ये क्या कर रहे हैं, ये रैक पिकिंग कर रहे हैं, ये कूड़ा बीन रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो कह रही आज की डेट तक इन लोगों के पास में आइडेंटिटी नहीं है, बस इन लोगों को राशन कार्ड्स दे रखे हैं पॉलिटिशियंस ने, जिससे क्या है ये लोग राशन खरीद लेते हैं सस्ते
पैसे में, और ये लोग वोट डाल पाते हैं पॉलिटिशियंस को। तो आज तक इन्हें आइडेंटिटी नहीं मिली है, बट स्टिल ये लोग यहाँ रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रह के ये कमाई कर पा रहे हैं कूड़ा बीन के। अब ऐसे ही ये एक लेडी से बात करती है और देखो वो कितनी बड़ी बात बोलती है उनको कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन आइडेंटिटी। एक लेडी थी, उसने साड़ी बड़ी फटी पुरानी से पहनी हुई थी। ये उनसे बात करती हैं कि आप ये काम करते हो, आप यहाँ रह रहे हो, आप अपना इतना बड़ा सुंदर जो है इलाका छोड़ के आए हुए हो, वहाँ खेत थे सुंदर, आप यहाँ आए हो, आपको आइडेंटिटी नहीं मिली हुई है, हाउ आर यू लिविंग। तो यार उस औरत ने मुझे जवाब दिया कि अगर हम रात को अपने बच्चों को खाना खिला के सुला दे, हम रात को सो रहे हो और हमारे पेट में दर्द ना हो रहा हो, हमने रोज कमाई करी और खाना खा के सोए हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए, कमाई चाहिए और खाना चाहिए। ओके, तो इस वजह से ये लोग जहाँ पे इनको लगता है कि हाँ यहाँ हमारा काम चल जाएगा, वहाँ पे ये लोग झोपड़पट्टी बनाते हैं, वहीं पे बच्चे रहते हैं और वो भी अपने पेरेंट्स के साथ यही काम करते हैं। सो यहाँ के लोगों के लिए बच्चे जो है ना वो पार्टनर इन सर्वाइवल बन चुके हैं कि खाली मम्मी पापा काम नहीं कर रहे, बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है। एंड ओवर द ईयर्स ये कूड़ा बीनना इन लोगों के लिए एक आर्ट बन गया है कि भाई ये तो कला है भाई साहब, हमें कूड़ा बीनना है, ये बेचना है और इससे पैसे कमाने हैं। तो इन लोगों के लिए जो ये पूरा का पूरा गार्बेज पिकिंग का काम है, इट्स कंपेयर्ड टू गोल्ड। यहाँ पे देखो लिखा है फॉर देम रैक पिकिंग इनकी रोजी रोटी है, वो उनके लिए इनके सर के ऊपर की छत है। इन लोगों के लिए कूड़ा एक गोल्ड के समान है। ओके, अब जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत मज़ा आता है अभी इस काम को करने में। बहुत सारे बच्चे काफ़ी खुश होकर बताते हैं। एकदम से साहिब भी बोल पड़ता है जब वो उन आंटी से बात करती है, साहिब भी कहता है पता है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कि कभी 1 का सिक्का मिल जाए, कभी 10 रुपये मिल जाए, तो वो ऐसे खोजते रहते हैं कि भाई हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। ओके, सो ये सीमापुरी के बारे में उन्होंने हमें बताया, ये याद रखना, इस पे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ना। वो आगे मूव करती है और कहती है एक बारी की बात है, सर्दियाँ हो गई थी, मैंने देखा कि ना टेनिस क्लब के बाहर साहिब खड़ा है, तो मैंने देखा जाके बात करती हूँ। तो जैसे ही वो साहिब से बात करने जाती है, देखती है उसको, वो कहता है कि मेरे को ना ये गेम बहुत अच्छा लगता है। यानी कि अब साहिब का इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है, टेनिस खेलने में। कहता है मेरे को ये गेम बहुत अच्छा लगता है, जब कभी कोई नहीं होता ना, यहाँ के वॉचमैन अंकल अच्छे हैं, मुझे अंदर जाने देते हैं और मैं वहाँ जाके झूले झूल लेता हूँ। अब जब वो ये बात बता रहा था हमारी ऑथर को, वो कह रही मैंने देखा कि साहिब ने अपने पैर में टेनिस शूज़ पहन रखे थे और वो बिल्कुल नए से थे, बट उनके अंदर एक छेद था छोटा सा। तो वो देख के वो समझ जाती हैं कि ये जो बच्चा है इसको किसी ने दे दिए होंगे, किसी अमीर बच्चे के पुराने जूते होंगे, उसने मना कर दिया होगा एक छेद की वजह से पहनने के लिए, इसलिए ये साहिब को मिल गए हैं। एंड देन शी थॉट कि चलो वो बच्चा जिसको आज तक जूते पहनने को नहीं मिले, चप्पल पहनने को नहीं मिली, उसके लिए ये वाले जूते जिसमें एक छेद भी है वो भी एक ड्रीम कम ट्रू है। बट टेनिस खेलना, जो इसका मन कर रहा है कि टेनिस देखे कि ये भी कभी टेनिस खेले, ये तो ड्रीम इसकी अभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये वो हमें बताती हैं। वो कहती है और कुछ समय बीत जाता है, एक दिन मैं चल के आ रही थी, सुबह सुबह की बात है, तो मैंने देखा साहिब जा रहा है, बट आज कुछ डिफरेंट था। साहिब के हाथ में अपना कूड़े वाला थैला नहीं था, इनफैक्ट उसकी जगह उसके पास एक इतना बड़ा कनस्तर था जिसमें दूध लेकर आया जाता है। ठीक है, वो कह रही मैंने देखा, मैंने पूछा उससे बेटा क्या हुआ, आप ये क्यों लेके जा रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि वो जो है मिल्क बूथ के बाहर खड़ा था, यानी कि जो दूध की डेयरी होती है ना उसके बाहर खड़ा हुआ था और वो कनस्तर भरवा रहा था। वो फिर उन्हें बताता है कि वो पास में जो टी स्टॉल है ना, या जो चाय वाले की दुकान है यहाँ कोने में गली में, मेरे को उसके पास मेरी जॉब लग गई है, मेरे को 800 रुपये मिलते हैं महीने के और खाना भी मिल जाता है 2 टाइम का, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो अब फाइनली उन्हें समझ में आता है कि वो वाला काम छोड़ चुका है, कूड़ा बीनने वाला, और उसको अब चाइल्ड लेबर करना पड़ा है। पहले भी चाइल्ड लेबर कर रहा था और अब उसको यहाँ टी स्टॉल पे जॉब मिल गया। अब वो कहते हैं आज जो साहिब से मैंने बात करी तो उसकी शक्ल पे वो केयर फ्री लुक नहीं था, पहले वो मतलब ऐसे ही मज़े में घूमता था, बहुत बर्डन लग रहा था उसका फेस, क्योंकि अब वो साहिब, वो यूनिवर्स का राजा जिसके नाम का मतलब है, वो कह रही अब वो अपना मास्टर खुद नहीं रहा था। वो जो कूड़े का थैला था ना उसको बहुत केयर फ्री उठाता था क्योंकि वो उसका था, बट ये जो दूध का कनस्तर है वो किसका है, वो उस चाय की दुकान वाले का है। तो वो कह रही है अब इस बच्चे के ऊपर बहुत बर्डन्स आ गए हैं और अब साहिब अपना मास्टर नहीं रहा है, अब साहिब एक दुकान पे नौकर बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे साहिब की स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारे मुकेश की। अब ये जाती हैं फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद इज़ वेरी फेमस फॉर कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, अब कह रही वहाँ पे मैं एक बच्चे से मिली जिसका नाम था मुकेश, और वो मुझे कहता है कि मेरे को जो है ना गाड़ी चलानी है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक मोटर कार मैकेनिक बनूंगा और मेरे को गाड़ियाँ चलानी है और गाड़ियों को ठीक करना है। इसकी ड्रीम है ये मुकेश की, क्या बनना है, मैकेनिक बनना है इसको। इसे ये काम नहीं करना, ये भी करता है फैक्ट्री के अंदर काम, कांच की चूड़ियाँ बनाता है, बट अंदर से ये काम नहीं करना चाहता, इसको एक मोटर कार मैकेनिक बनना है। तो वो उससे पूछती हैं कि तुम्हें कुछ गाड़ियों के बारे में आता पता है, कोई नॉलेज है? तो वो कहता है नहीं मैं सब सीख लूँगा, मैं गाड़ी चलाना भी
सीख लूँगा, ठीक है। वो कह रही ऐसे मेरी आंखों में देख के बोलता, चमकती हुई ऐसे आंखें लग रही थी उसकी कि नहीं मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, मैकेनिक बनूंगा। बट ये जो उसकी ड्रीम थी, कह रही ये बहुत मुश्किल है पूरी होनी, क्योंकि जैसा सिस्टम है फिरोज़ाबाद का, कोई बच्चा कोई फैमिली निकल ही नहीं पाती है, हर कोई ये कांच की चूड़ियाँ ही बनाते रहते हैं, कोई इस सिस्टम से बाहर ही नहीं निकल पाया। बट इसका मन है इस बच्चे का कि नहीं मैं यहाँ चूड़ियाँ नहीं बनाऊंगा, मेरे को तो मोटर कार मैकेनिक बनना है। ओके, अब जो है मुकेश का जो फैमिली है और बाकी जितनी भी फैमिली फिरोज़ाबाद में रहती है, वो और उनके छोटे छोटे बच्चे ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कांच को पिघलाया जाता है और उससे कलरफुल बैंगल्स बनाई जाती हैं। अब ये जो काम हो रहा होता है गाइस, ये हो रहा होता है बहुत अंधेरे अंधेरे वाली फैक्ट्रीज़ के अंदर, यानी कि उन फैक्ट्रीज़ में बिल्कुल अंधेरा होता है और एक भट्टी जल रही है, उस पर बच्चे कांच पिघाल रहे हैं, बड़े लोग भी पिघाल रहे हैं, तो उससे उनकी आइज़ पे बहुत इफेक्ट होता है। और जो लोग इस कांच की बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाने वाली, वो बहुत जल्दी अपनी आई साइट भी लूज़ कर देते हैं, यानी कि अंधे हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिजास्ट्रस हो जाता है एक बच्चे के लिए कि वो बड़े होने तक तो उनकी आई साइट उनसे छिन ही जाती है। तो यहाँ पे वो हमें बता रही है कि इतनी बुरी कंडीशन है फिरोज़ाबाद की। अब आपको ना ग्लास बेंगल फैक्ट्रीज़ के अंदर की जो है लोकेशन याद रखनी है। डिंजी सेल्स जैसे, यानी कि डिंजी केव जैसे, यानी कि बिल्कुल अंधेरी ऐसी गुफाएं होती है अंदर अंदर बनी हुई, वहाँ पे बहुत जोर की फर्नेस लगा होता है और वहाँ पे ये बच्चे काम कर रहे होते हैं। इवन तो हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि ये बच्चों को अलाउड नहीं है यहाँ पे काम करना, इलीगल है, बट फिर भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और मुकेश जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो गया तो कम से कम 20,000 बच्चे हैं मुकेश जैसे और जो इस काम से छुटकारा पा सकते हैं, उनको फिर ये काम नहीं करना पड़ेगा। बट ये जो लॉ है बना हुआ भी इस्टेब्लिश हो चुका है हमारा, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कि बच्चों को यहाँ से निकाला जाए बाहर। तो ये मुकेश और इसके जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज में चूड़ियाँ बना रहे हैं। अब वो कह रही मुकेश से जो है बड़ी मुझे प्राउड होके कहता है, मेरा मन था कि हमें इस लोकेशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, तो मुझे कहता है मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ, मेरा घर अभी बिल्कुल नया नया बना है। तो बहुत प्राउडली बोलता है कि मेरा घर नया नया बना है, मैं आपको अपना घर दिखा के लाता हूँ। तो कह रही मैं उसके पीछे पीछे गई। अब फिरोज़ाबाद का भी वही हाल था जो सीमापुरी का था, बिल्कुल कह रही इतनी पतली पतली सी गलियाँ, वहाँ पे एक एक कमरे के घर हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कुछ जानवर भी रह रहे हैं साथ में उनके, जिससे वो जो है डोमेस्टिकेट कर रखा होगा जिनको। कूड़ा भरा पड़ा है नालियों के अंदर, बिल्कुल गंदी स्मेल आ रही है हर जगह से। और बिल्कुल ये नहीं है कि कुछ ये लोग इतना काम कर रहे हैं तो कुछ पैसा कमाई कर रहे हो, नो, बिल्कुल कह रही बुरी हालत थी सारी सड़कों की। मैं एक गली में से गई तो वहाँ पे भी सारे टूटे भज्जे घर थे। एक घर आता है सामने और वो घर क्या था, कह रही ऐसा मतलब बिल्कुल ही हाफ बिल्ट शैक था, आधी सी झोपड़पट्टी थी। और वो घर किसका था, वो मुकेश का था, जिसको वो कह रहा था ना अभी अभी बनवाया, वो मुकेश का घर था। कह रही एक वहाँ पे लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था जो गिर सा रहा था, तो मुकेश ने ऐसे लात मारी दरवाजे के ऊपर और वो दरवाज़ा खुल गया और मुकेश अपने घर लेके जाता है हमारी ऑथर को। कि जैसे ही मैं मुकेश के घर में गई तो वो वहाँ पे जो है मैंने देखा एक आंगन सा था, वहाँ पे कोने में एक रसोई सी बना रखी थी, चूल्हा सा, और वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी और वो बहू थी उनके घर की, और वो वहाँ बैठ के कुछ खाना बना रही थी। कोने में एक परात के अंदर यानी कि एक कंटेनर के अंदर वो रखे हुए थे पालक के पत्ते, और उधर जो है मुकेश की दादी बैठी हुई थी। तो मतलब इतना उसका घर जो था वो झोपड़पट्टी टाइप का बना हुआ था, एंड उसको भी वो बहुत प्राउडली कह रहा था कि अभी भी मरम्मत हुई है मेरे घर की, मेरा घर बना है। अब वो उस लड़की के बारे में बताती है कि वो जो लड़की थी मुझे देख के हल्का सा स्माइल करती है, बट वहाँ पे बहुत धुआं आ रहा था चूल्हे में से, तो वो फिर भी मुझे देख के हल्का सा स्माइल करती है। क्योंकि वो लड़की बहुत छोटी थी, मुझे समझ लो 16-17 साल की 18 साल की लड़की होगी, बहुत छोटी सी लग रही थी। बट वो कौन है, वो है मुकेश के भाई की वाइफ, इनके घर की बहू। अब इनके घर में जितने भी लोग हैं, मुकेश हो गया, मुकेश के भैया और मुकेश के पापा, मुकेश की दादी, ये लोग हैं, इन सभी का खाना बनाने की जिम्मेवारी, घर के सारे काम करने की जिम्मेवारी इस छोटी सी बच्ची के ऊपर है। सारा काम इसको करना पड़ता है और जो है इतनी सी उम्र में इसको बहू की सारी जिम्मेवारियाँ निभानी पड़नी है। अब कह रही एकदम से क्या होता है, मुकेश के पापा आ जाते हैं। तो मुकेश के पापा को देखकर, क्योंकि उसके ससुर जी आ गए हैं, तो वो ऐसा घूंघट ले लेती है अपने जो है सर के ऊपर और ऐसे ही शर्माती हुई उधर चली जाती है, बिकॉज इट इज़ कस्टमरी कि घर के बड़ों के आगे घूंघट लेके रहना है। अब वो मुकेश के पापा के बारे में बताती है, कहती है इन्होंने कम मेहनत नहीं करी, पूरी लाइफ टाइम पहले ये टेलर रहे, फिर ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करी, बट कभी इतना पैसे भी नहीं कमा पाए कि बच्चों को एजुकेट कर ले, बच्चों को पढ़ा लिखा पाए या कोई और काम करवा के दे पाए। नहीं, इनके दोनों बच्चे, मुकेश के पापा भी, मुकेश के भैया भी और इसके दादा भी और मुकेश भी, सब लोग कहाँ काम करे, ग्लास बैंगल फैक्ट्री के अंदर। तो ये इस सर्कल में से निकल ही नहीं पा रहे हैं। फिर कह रही मैंने मुकेश की दादी से बात करी तो वो मुझे कहती है ये तो हमारा कर्मा है,
ये तो इस बच्चे का भी कर्मा है, हमारी डेस्टिनी है, हम इस वाली जो है यहाँ पे पैदा हुए हैं फिरोज़ाबाद के अंदर, अब हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमारा कर्मा है, ये हमारी किस्मत है, हमें इन्हीं ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज़ में काम करना होगा। तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम इस कास्ट में बॉर्न हुए हैं, हम यहाँ फिरोज़ाबाद में इस कास्ट में, बैंगल मेकर वालों की कास्ट में पैदा हुए हैं, तो हमारा यही काम है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे जो है मुकेश की दादी और बाकी जितने लोग हैं यहाँ मानो वो गिव अप कर चुके हैं। अब वो ये नहीं सोच रहे कि हम कुछ करें, बच्चों को निकाल दे सिस्टम के अंदर से, बच्चे को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करें कि ये यहाँ चूड़ियाँ बनाए ना बनाए, क्योंकि ये जो मुकेश की जो दादी है ना, इनके हस्बैंड जो थे, मतलब मुकेश के दादा, वो अंधे हो गए थे ये यहाँ पे काम कर करके। इन्होंने इनको भी, अपने आदमी को भी अंधा होते हुए देखा, अपने हस्बैंड को, और बच्चों का भी अब वेट ही करें आगे चल के उनके साथ भी ये होगा, बट स्टिल ये एक स्टेप नहीं ले पा रहे कि ये इससे बाहर निकले। तो इन्होंने अग्री कर लिया, हमारी किस्मत है जी ऐसे, हम तो नहीं इससे बाहर निकल सकते। तो पूरे के पूरे फिरोज़ाबाद के अंदर हर जगह पे कोई भी घर होगा वहाँ पे एक वो लगी हुई है जगह, वहाँ पे सब चूड़ियाँ बना रहे हैं, बच्चे भी, पेरेंट्स भी, सब लोग। अब हमारी ऑथर बताती है, वैसे अगर हम इंडिया में देखें तो आप देखोगे ना कार्ड्स के ऊपर इतनी सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स की बैंगल जो है वो बन के, हमें लगता है ना इतनी सुंदर चूड़ियाँ, इतनी सुंदर बैंगल्स है, बट वो देख के वो कह रही हैं, कोई ये नहीं समझता कि ये बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे अंधेरे वाली जो है छोटी छोटी झोपड़पट्टियों के अंदर वो कितनी मेहनत करते हैं और वो कितना नुकसान करते हैं अपना। ओके, अब वो फिर मुकेश के घर से बाहर चली जाती है और वहाँ पे उन्हें दिखती है, जैसे वो बाहर निकलती है एक और बच्ची दिखती है। वो बच्ची से जाके ये बात करती है, वो बच्ची थी सविता। ओके, उस बच्ची ने कह रही बहुत फेडेड से पिंक कलर की पुरानी सी ड्रेस पहन रखी थी, और वो जो बच्ची क्या करी थी, कह रही मैं देख के हैरान हो गई, उसने वो जो है आग जल रही थी और वो क्या पिघाल रही थी, वो कांच पिघाल रही थी, और इसे कांच पिघाल के ऐसे दूसरे किसी कंटेनर में डाल रही थी, जैसे चूड़ियाँ मोल्ड में डाल रही थी कि चूड़ियाँ बन पाए। अब कह रही उसके जो हाथ चल रहे थे वो बिल्कुल किसी मशीन की तरह चल रहे थे, जैसे मशीन के टोंग्स होते हैं, बिल्कुल वैसे। इतनी सी बच्ची जो है चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही थी, इतनी अंधेरी जगह पे, उसकी आंखों पे ऐसी रोशनी आ रही थी। अब वो कह रही मैंने ये देख के सोचा कि क्या इस बच्ची को मतलब पता है कि ये चूड़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं, ये क्यों बनती है, डू यू नो बैंगल्स क्यों बनाई जाती है। ये बहुत प्योर होती है, सुहाग की निशानी होती है एक इंडियन वुमेन के लिए, शादी के बाद में उसकी सुहाग की निशानी होती है ये। और वो कह रही है अब अभी इसे कुछ नहीं पता, जब ये बड़ी होगी थोड़ी सी और तब इसको पता चलेगा, एक दिन इसकी शादी होगी, इसको दुल्हन बना दिया जाएगा, मेहंदी लगा दी जाएगी और इसको चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, तब इसे पता चलेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पे आ गई हैं, ये इसलिए चूड़ी पहनी जाती है। अब वो कह रही ऐसा ही इसकी मम्मी के साथ भी हुआ था, इसकी दादी के साथ भी हुआ था, एंड ऐसा ही सभी के साथ होता है। अब वो उसकी दादी से पूछती हैं, दादी थी या मम्मी थी, बहुत बूढ़ी सी थी, ये क्लियर नहीं है, कहती एक औरत उसके साथ में बैठी हुई थी, मम्मी भी हो सकती है, बहुत बूढ़ी सी थी वो, और उस हस्बैंड भी बैठे हुए थे। अब वो उनसे बात करती है तो वो औरत उन्हें बताती है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक वक्त का पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। यानी कि जो सविता की दादी मान लो आप, वो क्या बताती हैं हमारी ऑथर को कि एक वक्त सहर भर खाना भी नहीं खाया। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश के अंदर लिखा है हमारी बुक के अंदर, मतलब कि वो आंटी, वो बच्ची भी काम करी, उनके हस्बैंड ने भी इतना काम करा, बट आज तक उन्होंने इतनी कमाई नहीं करी कि पेट भर के उन्होंने खाना खाया हो। अब कह रही उनके बराबर में जो उनके हस्बैंड थे, जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे कहते हैं मैम मैंने तो फिर भी बहुत कुछ कर दिया, एटलीस्ट हमारे सर के ऊपर छत तो है, यानी कि उनका अपना अच्छा बना हुआ घर तो है। मतलब इतने सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं फिरोज़ाबाद के अंदर जिनके पास ढंग का घर भी नहीं है कि ऊपर छत हो जो चून आ रही हो पानी से, एंड ही वॉज वेरी प्राउड कि एटलीस्ट मैंने घर तो बनवा रखा है। ओके, अब वो कहती है मैं ये देख के परेशान हो गई, तो मैंने क्या सोचा, मैं गई यंग बच्चों के पास में, ठीक है, क्योंकि यहाँ के बड़े लोग तो गिव अप कर ही चुके थे। मैं बच्चों के पास में गई और मैंने उनसे पूछा, जो यूथ था ना वहाँ का, कि आप कुछ क्यों नहीं करते हो, कुछ अपना कॉरपोरेशन बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इनके खिलाफ आप लड़ो और कुछ करके देखो। तो वो कहते हैं नहीं मैम हम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा सर्कल चल रहा है। कौन का उनका, वो बताती है, पुलिस का, साहूकार का, मिडिल मैन का। अगर हम कुछ करना चाहे तो हमारे पे ही कोई गलत आरोप लगा के हमें पुलिस जेल में डाल देगी, हमें पीट देगी, तो हम लोग कोई स्टेप ले ही नहीं पाते हैं। सो यहाँ पे फिरोज़ाबाद के अंदर बिग बिग पॉलिटिशियंस हो गए, ज़मींदार हो गए, साहूकार हो गए, मिडिल मैन हो गए और पुलिस हो गई, इन सब ने मिलकर एक ऐसा सर्कल बना रखा है कि इनमें से कोई भी बाहर निकल नहीं पाता, और कोई कोशिश भी करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इनके फादर्स ने भी गिव अप कर दिया था, इन यूथ के, इन जवान बच्चों के फादर्स ने भी गिव अप कर दिया है, और अब ये बच्चे भी गिव अप कर चुके हैं। अब ये भी कोई एफर्ट नहीं करें कि वो इस सिस्टम में से बाहर निकले, बिकॉज इनको कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं।
तो अब फाइनली वो समझती हैं ये पूरे दोनों जगहों पे आने के बाद, सीमापुरी और फिरोजाबाद भी, कह रही मेरे सामने दो वर्ल्ड है। एक वर्ल्ड है किसका, साहिब का वर्ल्ड है, जहाँ पे जो बच्चा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ा नेचुरली कि मैं इस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, कूड़ा बीनने वाली, तो अब मुझे यही काम करना पड़ेगा, या जो कोई आगे मुझे जॉब करनी होगी जो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए ढूंढेंगे, जैसे चाय की दुकान पे काम कर रहा है। और दूसरा वर्ल्ड है बहुत ही गरीबी का और उस कास्ट के लोगों का, यानी कि जो बैंगल मेकिंग वाली जो कास्ट में पैदा हुआ हमारा ये मुकेश, ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो बच्चा है उसकी तो दादी नहीं मान लिया हमारा कर्म है, वो तो चाह ही नहीं रही कि इससे निकाल भी पाए हम। तो कह रही ये दो वर्ल्ड मेरे को अपने सामने दिखे, बट स्टिल बाकी लोगों में तो इनको बिल्कुल नहीं दिखा फिरोज़ाबाद के अंदर कि कोई उम्मीद है किसी के अंदर कि हम इससे बाहर निकले, बट एक बच्चा है जिसके अंदर उम्मीद है। वो कौन है, वो है हमारा मुकेश। मुकेश क्यों है, क्योंकि वो कह रही जैसे ही मैंने उससे बात करी वहाँ से वापस जाते जाते भी, तो उसकी आंखों में चमक के साथ वो मुझे कहता है नहीं मैं तो मोटर कार मैकेनिक बनेगा हुई। और फिर वो उसको कहती है कि बेटा गराज तो बहुत दूर है शहर में, कैसे जाओगे तुम वहाँ तक। तो वो बड़ी प्राउडली कहता है कोई बात नहीं मैं पैदल चल के चला जाऊँगा, यानी कि उसके सिर्फ सपने नहीं हैं, वो सपनों के लिए मेहनत करने को भी तैयार है। कहता है मैं पैदल चला जाऊँगा, आई डोंट वेयर, मैं तो पैदल चला जाऊँगा। अब कह रही फिर मैंने एक बार उससे चेक करने के लिए कि भाई इसकी ड्रीम सच्ची की है ना, ऐसे ही तो नहीं बना रहा, तो मैंने उससे पूछा कि डू यू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, प्लेन भी चलाने का मन करता है क्या, पायलट बनना है तुम्हें। तो कह रही उसने कुछ नहीं बोला और नीचे देखने लग गया और कहता हाँ कभी कभी कुछ प्लेन ऊपर से उड़ के चले जाते हैं फिरोज़ाबाद के, तो यानी कि उसे पायलट नहीं बनना है, उसका प्रॉपर है कि मुझे एक मोटर कार मैकेनिक ही बनना है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो ये यू सी कि हमारा साहिब तो गिव अप कर ही चुका है, बट मुकेश ने अभी नहीं करा है। देखते हैं मुकेश, अगर आप सोचो मोटर कार मैकेनिक बना या नहीं बना वो तो हमें नहीं पता है, बट यहाँ पे हमें ये मैसेज मिला है बट कि एटलीस्ट ये बच्चा कुछ करना चाहता है। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे एंड होता है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ के साथ में डिटेल नोट्स जो है उसका स्टडी मटेरियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।